भारत में बौद्धों के साथ इतना अन्याय, भारत में बौद्धों के साथ इतना सौतेला व्यवहार शर्म की बात है। ये कम से कम भारत सरकार को कम से कम अपने आप पर अफसोस करना चाहिए कि हम बाहर बुद्ध के गीत गाते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के साथ अन्याय होता है, सौतेला व्यवहार होता है, उनके धार्मिक स्थानों पर अनदेखी की जाती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी बुद्ध का नाम लेकर वहां से कितने लाभ लेते हैं ये तो पूरा देश जानता है। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए पूरे देश में लोग अपने अपने स्तर से इलाज कर रहे हैं, करा रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। इस बीच में जो बहुत दिनों से, लंबे समय से अयोध्या जैसा मामला सामने आ रहा है, जिस पर कि कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी अपना दे दिया है और निर्णय के आधार पर वहां पर यह सिद्ध हुआ था कि रामलला रखे जाएंगे, मंदिर स्थापित किया जाएगा, परंतु बौद्ध इस्लाम धर्म के हिसाब से मुस्लिमों को भी वहां पर मस्जिद के लिए 5 से 6 एकड़ जमीन दी गई। उसी विषय को लेकर मैं आपके बीच में एक बार दोबारा से हाजिर हुआ हूं। शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने यदि बौद्धों की उस याचिका पर भी ध्यान दिया होता जिन्होंने ये मांग की थी कि ये साकेत नगरी है और यहाँ कहीं ना कहीं बहुत भव्य रूप में बुद्ध विहार का निर्माण हुआ था, तो यह बौद्धों की भी बात सुनी जाए, क्योंकि इसको कभी अयोध्या नहीं, इसको साकेत कहा जाता था, तो इसलिए बौद्धों की बात को सुनी जाए। लेकिन परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बौद्धों की इस याचिका को, अपील को, मांग को अनदेखी करके एक तरफा फैसला सुना दिया और मुस्लिम भाइयों को खुश करने के लिए 5 और 6 एकड़ जमीन दे दी और कह दिया कि यहां मस्जिद बन जाएगी आपकी। पहली बात तो मस्जिद तोड़ी थी तो उनको मस्जिद बना के देनी चाहिए थी, यह बात तय होनी थी। दूसरा, बौद्ध भी इस देश के अंदर रहते हैं, बौद्धों की भी बात को सुनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन के चलते हुए इस समय पर वहां पर खुदाई भी चल रही है और खुदाई चल रही है। राम जन्मभूमि का पूजन कर दिया है, लेकिन अभी वहां पर खुदाई हो रही है, समतल किया जा रहा है भूमि को। ऐसे माहौल में जब खुदाई हो रही है और वहां पर क्या पाया जाता है, अवशेष किसके मिलने चाहिए थे? अवशेष मिलने चाहिए थे राम के, अवशेष मिलने चाहिए थे बाबरी मस्जिद के, लेकिन वो अवशेष ना मिलके उस मिट्टी के अंदर, उस खुदाई के अंदर, उस भूमि के अंदर बुद्ध के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। अशोक लाठ मिल रही है, अशोक स्तंभ मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं भारत के बौद्धों की तरफ से एक केंद्रीय सरकार के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अपील करता हूं कि जो पुरातत्व विभाग की जो खुदाई चल रही है वो बौद्धों की भी बात को ध्यान में रख के खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां बौद्ध के अवशेष मिल रहे हैं और पुरातत्व विभाग अनदेखी ना करे तो अच्छा होगा। क्योंकि इससे क्या है, यदि फैसला फिर दोबारा से मान लिया हमारा भी कोर्ट में जाती है अपील और माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका को दोबारा से स्वीकार कर लेता है, तो हम उनका बहुत आभारी होंगे। सरकार हमारी आवाज़ को सुन लेती है तो हम उनका भी अभिनंदन करेंगे, लेकिन ऐसा अभी आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे देश के बहुजन नेता, जो दलित समुदाय के नेता, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, जो पहले भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जगह जगह अन्य राज्यों में मंत्री रह चुके हैं, बड़े पैमाने पर नेता जिनको हम कहते हैं, उनका अभी भी भारत के बौद्धों के साथ जिस स्तर पर साथ मिलना चाहिए अभी तक उनका साथ नहीं मिल रहा है, जो कि मिलना चाहिए। इसका कारण क्या है कि वो बौद्ध बोलते जरूर है कि हम बौद्ध हैं, वो ये कहते जरूर है कि हम भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं, लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध के अस्थियों का, भगवान बुद्ध के आस्था का जहाँ भी केंद्र मिलता है उसको जब दफन होते हुए देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। जबकि हमारे बहुजन नेताओं को और बौद्ध धर्म के अनुसार जो लोग क्रियाकलाप करते हैं, जो विश्वास रखते हैं भगवान बुद्ध में, उन लोगों को तो ज़्यादा सामने आना चाहिए और सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। मेरे सामने एक और बात भी आती है कभी कभी, मेरे कुछ बौद्ध समाज के लोग, पूरे देश के बौद्ध के समाज के लोग, उन्होंने ये बात भी कही, क्या भंते जी, जैसे अभी तक बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, क्या उस आंदोलन में किसी नेता का आपको साथ मिला? हाँ, मैं कहना चाहूँगा, इस कुछ समय पहले जब हमारे इंद्रजीत गुप्त यहाँ के गृह मंत्री होते थे,
और ज्ञानी जिले सिंह राष्ट्रपति जी होते थे और हमारे पीवी नरसिंह राव साहब देश के प्रधानमंत्री होते थे। उन सभी ने बौद्धों की बात को सुना, एच.डी. देवेगौड़ा साहब ने बात को सुना। अपनी अपनी सरकारों में जिन जिन की सरकार रही, हमने मेमोरेंडम दिए, ज्ञापन दिए, आवाज़ उठाई, आंदोलन किए, धरने किए, प्रदर्शन किए, सब कुछ करने के बाद भी आज तक बौद्धों ने किसी भी प्रकार का किसी भी सरकारी संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। ये सबसे बड़ी बात थी। नेताओं का साथ मिला, जिन्होंने नेताओं ने साथ दिया उनका अभिनंदन, उनका बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन आज पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से ये जब आवाज़ कोने कोने तक पहुंच गई है कि जहां अयोध्या बता रहे हैं सब लोग, वहां खुदाई में बोल रहे हैं कि ये शिवलिंग है, जब वहां शिवलिंग नहीं है, जब वहां पर अयोध्या का कोई प्रारूप भी नहीं है, जब वहां पर राम जन्मभूमि होने का कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, और वहां पर केवल और केवल मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, अशोक लाठ प्राप्त हो रही है, अशोक स्तंभ मिल रहे हैं और बुद्ध का धम्मचक्र प्राप्त हो रहा है। तो इन प्रमाणों को देखकर सरकार को यह सोचना चाहिए कि यह भूमि बौद्धों की है और बौद्धों को इसको देना ही चाहिए। लेकिन यहाँ की वर्णवाद व्यवस्था इतनी खतरनाक है कि वो बौद्ध धर्म को पनपता हुआ देख ही नहीं सकती है। वो किसी भी प्रकार से तोड़ेगी, मरोड़ेगी, साम दाम दंड भेद अपना कर भी ये इस प्रकार का जाल बिछाते हैं कि बुद्ध की भी जो संस्कृति है उसको तोड़ मरोड़ करके उसको भी हिंदू संस्कृति में मतलब उसका हिंदूकरण कर देते हैं। ये बड़ा दुख का विषय रहा। ऐसे ही चाहे कुशीनगर हो, कुशीनगर को भी पूरी तरह से दिक्कतें आती हैं, उनको भी पूरी तरह से बौद्धों का नहीं आता है। कहीं मंदिर बना देते हैं। संकेसा एक बहुत छोटी जगह है जो बौद्धों की आस्था का केंद्र है, वहाँ पर एक ये जो अयोध्या का मामला चल रहा है, इस बीच में संकेसा एक बौद्धों की आस्था का केंद्र है। लेकिन दुख की बात है आज तक सरकार का कोई ध्यान वहाँ नहीं गया। हाँ, मैं पहली सरकार जो उत्तर प्रदेश की थी माननीय अखिलेश कुमार यादव जी की और माननीय बहन कुमारी मायावती जी की, उन्होंने वहाँ पर रोड बनवाए, अच्छी व्यवस्था की, जाने आने जो यात्रीगण थे, जो आगंतुक थे, उनको सम्मानजनक कैसे वहाँ ले जाया जाए, पहुँचाया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा था। लेकिन अब वर्तमान में वहाँ के भिक्षुओं पर कोई भी आता है और वो कहीं रिवॉल्वर तानता है, कहीं मारने की धमकी दी जाती है। भिक्षुओं का कोई दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही दोष है कि जो अयोध्या में अवशेष मिल रहे हैं वो बुद्ध के अवशेष हैं और हर भिक्षु, हर बौद्ध समुदाय का व्यक्ति ये कह रहा है कि ये बुद्ध का स्तूप है, बुद्ध का टेम्पल है, बुद्ध का मंदिर है, यही तोड़ा गया है, इसके ये अवशेष मिल रहे हैं और यहाँ पे पुनः अयोध्या की जगह बुद्ध मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर की जगह बुद्ध विहार बनना चाहिए। इसी बात को लेकर के आक्रोश आ रहा है। यहाँ के उन लोगों में आक्रोश आ रहा है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों पर और बोलते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार थे, जबकि बुद्ध ने अवतारवाद को, आत्मवाद को, ईश्वरवाद को नकारा है। कभी बुद्ध ने आत्मवाद को माना ही नहीं है। बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। व्यक्ति ने स्वयं के ऊपर प्रवचन दिए, उपदेश दिए, तो भगवान बुद्ध का, विष्णु का अवतार होना मतलब ही नहीं बनता। तो मेरे देशवासियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आवाज़ उठाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और पीड़ा हो रही है स्ट्रीम मीडिया में। स्ट्रीम मीडिया को तो बल्कि सोशल मीडिया को का साथ देते हुए इस आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ बनानी चाहिए थी और न्याय देने का काम करना चाहिए था। लेकिन क्या करें, पूरा देश जानता है, बच्चा हमारे देश के स्ट्रीम मीडिया पे विश्वास नहीं करता है। हम भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करते हैं। हमारे चंद बहुत अच्छे पत्रकार, बहुत अच्छे संवाददाता, बहुत अच्छे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो वास्तविकता को उजागर करने में कहीं ना कहीं हमारी अहम भूमिका हमको हमारे साथ निभा रहे हैं। मैं उनका साधुवाद करूंगा, अभिनंदन करता हूं ऐसे चैनल वालों का और वो उम्मीद करूंगा कि करते रहेंगे। संकेसा की बात जहां तक आती है, अभी मैंने संकेसा का जिक्र किया, वहाँ भिक्षु चैतसिक बोधि हैं, हमसे युवा हैं, मतलब हमसे भिक्षु हैं वो, और वहाँ पे वो रहते हैं। उनके साथ में अभद्रता, टीका टिप्पणी, गाली गलौज, फायरिंग की गई। आखिर ऐसा क्या था? 15-16 लोग थे। जब वहाँ के भिक्षुओं ने पुलिस को जानकारी दी तो अभी तक मात्र 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मैं पुलिस का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अपने भरसक प्रयास से 3 उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने भंते जी को, बौद्ध भिक्षुओं को मार के जान से मारने की धमकी दी, गोली चलाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उनको एक मानसिक तनाव देने का जो काम किया। ऐसे लोगों को पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ के अब तक उनके खिलाफ चालान कर दिया है, FIR कर दिया और उनको पकड़ लिया है। और बाकी वहाँ की पुलिस की जैसे मुझे जानकारी मिली है, वहाँ के पुलिस का अभी भी प्रयास है, जो संकेसा पुलिस है,
क्षेत्रीय पुलिस है, मैं उसको विशेष तौर पर साधुवाद देना चाहूँगा कि वो अभी भी बाकी जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई करने के लिए अपना कार्य कर रही है, वो साधुवाद के पात्र है। मुझे पूरा विश्वास है, आज भी हम कोर्ट की बात करते हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट पे आज भी भरोसा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में एक दिन कोई ना कोई तो हमारे जज ऐसे मिलेंगे, माननीय सम्मानित प्रधानाधीश नए ऐसे मिलेंगे हमको कि जो बौद्धों की आवाज़ को भी सुनकर उनकी याचिका को दायर करेंगे और बौद्धों को भी कभी अनदेखा नहीं करेंगे। मेरे साथियों, एक बात भी और मेरे सामने आती है बराबर, मैं तो सुन सुन के कभी कभी दुखी रहता हूं। एक तरफ वो बहुजन समाज के नेता जो हमारे बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार होता है कोई बोलता नहीं है, एक तरफ उनके नेता जो एक साधु पर कोई उंगली उठा दे सारे देश के नेता एक हो जाते हैं। आखिर बहुजन समाज के नेता क्या इतने कमजोर हैं? और जो आवाज उठाते हैं मैं उनका बहुत अभिनंदन करूंगा, बहुत साधुवाद करूंगा। जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, मैं उन नेताओं को सदैव मेरा आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद, भिक्षु महासंघ का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। हमारा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ उनके जीवन के लिए मंगल कामना करेगा। लेकिन जो नेता बहुजन समाज के होकर बौद्ध अपने आप को कहते हैं लेकिन बौद्धों की बात तक नहीं सुनते, बौद्धों के साथ तक नहीं चलते, बौद्धों के किसी भी अभियान में अपना किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देते, ऐसे नेताओं से हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि हमें जो भी लड़ाई लड़नी है शांत प्रिय रहकर लड़नी है, हमें जो भी संघर्ष करना है आप सबके सहयोग से करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का बौद्ध आज एक मत होकर के अयोध्या के लिए, अयोध्या में जो अवशेष पाए जा रहे हैं साकेत नगरी के लिए एक होने को तैयार है, कंधे से कंधा मिल के काम करने को तैयार है। और यही आवाज़ अब हमारी विदेशों तक पहुंच रही है। तो जहां कहीं भी हमारा कई कंट्रियों में हमारी बातचीत होती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, जापान, जहाँ भी हमने अपने बात को, भाषा को ट्रांसलेट करके हमने पहुँचा सकते थे हमने पहुँचाया, हमने जानकारी दी। अब वहाँ से भी एक आवाज़ उठ रही है कि भारत में बौद्धों के साथ इतना अन्याय, भारत में बौद्धों के साथ इतना सौतेला व्यवहार। हम प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनते हैं कि भारत में बौद्ध धम्म फल रहा है, फूल रहा है, पनप रहा है। और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी बुद्ध का नाम लेकर वहाँ से कितने लाभ लेते हैं ये तो पूरा देश जानता है। और वो जाकर के बाहर कहते हैं कि हम एक ऐसी धरती से आए हैं जहाँ पर बुद्ध ने जन्म लिया। लेकिन मेरे साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, एक बात का बड़ा अफसोस और दुख है कि जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया उसी देश के बौद्ध भिक्षुओं पे आज कोई रिवॉल्वर तानकर मारने की धमकी दे। और ऐसे प्रधानमंत्री जी के सामने, ऐसी सरकार में जिनका सीना ही 56 इंच का हो, तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, ये शर्म की बात है। ये कम से कम भारत सरकार को कम से कम अपने आप पर अफसोस करना चाहिए कि हम बाहर बुद्ध के गीत गाते हैं और यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के साथ अन्याय होता है, सौतेला व्यवहार होता है, उनके धार्मिक स्थानों पर अनदेखी की जाती है। जितने भी बौद्धों का अब तक के हमारे इतिहास में रहा है, बौद्ध गया वगैरह वगैरह जो भी है, सब पे कहीं ना कहीं बौद्धों का संघर्ष जारी है, संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन सत्य देश के सामने आएगा और सत्य को लोग पहचानेंगे। सत्य को आधार मानकर कहीं ना कहीं कोर्ट हमारी याचिका को जरूर सुनेंगे। मैं